हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। हमारी डेली क्लास शाम 7 बजे गूगल मीटिंग पर होती है, जिस पर आप लोग अगर जुड़ना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो अपना क्लास नाम और एड्रेस के साथ। उसके बाद आपको प्रॉपर एक ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, उसके जिसके साथ आप लोग डेली आपको गूगल मीटिंग की लिंक मिल जाएगी और आप लोग लाइव क्लास उसके साथ गूगल मीटिंग पर जुड़ सकते हो और आप क्लासेस कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब पर भी ये क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, तो आप यूट्यूब से भी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग अगर कमेंट करते हो तो हो सकता है रिप्लाई देने में टाइम मिल जाए, लेकिन वहाँ आप लोग अपना डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने वॉइस अपने क्वेश्चन जो भी डाउट रहते हैं आसानी से क्लियर करवा सकते हो। तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिए अपना नाम एड्रेस के साथ और क्लास के साथ। उस तो चलिए फिर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको और सेकंड चैप्टर वन क्लास करके रिवीजन भी कराया, उसके बाद कुछ मैं एमसीक्यू कराया, उसके साथ भी रिवीजन कराया। तो मेरी तरफ से दोनों चैप्टर मैंने क्लियर कराया आप लोगों को और आपने भी अच्छे से तैयार किए होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, जो है हमारा धातु एवं अधातु, जिसे हम अच्छे से पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी जो फर्स्ट हेडिंग है उसमें हमसे पूछा पहले पढ़ना है में धातु क्या होती हैं। तो धातुओं के देखो कुछ गुण दिए गए हैं। धातुओं में क्या होता है, वे तत्व जो कैसे हो, सामान्यता चमकदार हो, जिनमें क्या हो चमक हो यानी शाइनिंग हो। सेकंड है ऊष्मा व विद्युत के उत्तम चालक हो, यानी जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती हो। तथा कैसे हो लचीले हो, तन्य हो, उच्च घनत्व तथा उच्च गलनांक वाले हो। अब ऐसे ये गुण किसमें पाए जाते हैं? जैसे धातुओं में पाए जाते हैं। धातुएं कैसी होती हैं? चमकती हैं। जैसे तुम्हारा लोहा हो गया, लोहा कैसा होता है? चमकता है। या तुम्हारा सोना हो गया या चांदी हो गया, ये कैसे चमकते होते हैं। तथा इसमें क्या होती है? ऊष्मा, यानी ऊष्मा बात की जाए हीट करने पर, जैसे लोहा होता है, लोहे का एक छड़ लीजिए, लोहे की एक कोने को गर्म कीजिए, लेकिन उसके साथ देखोगे ऊष्मा का प्रभाव पूरे पे रहेगा। लोहे का जैसे सपोज करो ये लोहे की कोई छड़ हो गई, अब मैंने इतना इसे हीट किया, इसे क्या किया? हीट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमें इस तरफ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? पूरा हीट हो जाता है। अक्सर हमने देखा होगा कुछ लोहे की चीजें ऐसी होती हैं जिनमें जैसे क्या लग के आता, हैंडल लग के आता है। जैसे देखा होगा जैसे तवा होता है जिस पर रोटी सेकी जाती है, वो कैसा तवा, तो उस पर क्या ऊपर लग के हैंडल आता है, क्योंकि वो किसका होता है? लोहे का होता है। और लोहा पूरा हीट करता है। जैसे हमने देखा होगा लोहे की कढ़ाई होती है, कढ़ाई में क्या होता है? साइड में देखोगे तो पकड़ने के लिए कुंदे लगे होते हैं जिन्हें पकड़ा जा सके। तो इस वजह से क्या होता है, ये क्या होता है कि जो धातु होती है उनमें ऊष्मा विद्युत के चालन होता है, ऊष्मा पूरे में प्रवाहित होती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि जो धातुओं की डेफिनेशन या पहचान वगैरह क्या हो जाएगी, कि वे तत्व जिनमें समानता चमक हो, ऊष्मा के विद्युत चालक हो, लचीले हो, तथा कैसे हो तन्य हो। तो अगर ये गुण किसी में पाए जाते हैं तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? धातु हैं। उदाहरण में तुम लिख सकते हो Na, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस को, ये Cu हो जाएगा, जेड, जिंक वगैरह। तो ये सभी हमारी क्या है? धातु हैं। आगे देखो अधातुएं। अधातुओं में क्या हो जाएगा? वे तत्व जो विद्युत ऊष्मा के खराब चालक हैं, यानी जिसमें ऊष्मा या विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। तथा कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी जैसे अधातु को अगर तुम किसी से ठोकोगे तो वो कैसे हो जाएगी? टूटेगी। बिना चमक, इनमें कोई चमक नहीं होता, इनका घनत्व कम होता है, कम गलनांक वाले होते हैं और गलते भी बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, तुम्हारा क्या हो जाएगा? लकड़ी। सॉरी, ये कैसी है? ऊष्मा की चालक नहीं होती, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? अधातुओं की। तो अधातुओं में तुम जैसे ले लोगे पोटेशियम हो गया, क्या हो गया? पोटेशियम। ये कैसी है? धातु है। या तुम अधातु में जैसे एग्जांपल के लिए प्लास्टिक ले लो। प्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिक में कभी करंट प्रवाह होता है? प्लास्टिक में कभी करंट नहीं फ्लो होता है। उसके बाद दूसरा देखोगे प्लास्टिक को जैसे हम किसी से ठोकते हैं तो क्या होता है?
वो फैलती तो नहीं, उसमें क्या होता है, टूट जाती है, टुकड़ों में टूटने लगती है, भंगुर गुड़ है। बिना चमक, प्लास्टिक में कहीं चमक भी होती है, प्लास्टिक में हमें चमक देखने को नहीं मिलती है, और घनत्व भी कम होता है, और गलनांक भी कम होता है। उदाहरण दिए गए इसमें जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और ये फॉस्फोरस हो गया, या Cl क्लोरीन हो गया, H हो गया। तो ये सभी कैसे गुण है, हमारे अधातुओं के गुण है। आगे बात की जाए धातुओं के भौतिक गुण की, बात की जाए तो भौतिक गुण में फर्स्ट है चमक। चमक क्या होता है, धातुओं की सतह चमकीली होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा। तो ये इनमें क्या होती है, सतह जो इनकी ऊपरी गुण पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, चमक होती है। धातु कोई भी हो हमारी, सभी में शाइनिंग यानी चमक होती है। दूसरा, लचीला होना। लचीला होने से मतलब क्या है, धातुओं को हथौड़े से पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है। अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे लोहे में सोना, चांदी वगैरह हो गया, तो कहीं ना कहीं इनके क्या आभूषण बनाए जाते हैं, तो इन्हें तो हथौड़े से पीट करके डिजाइन करके ही तो बनाए जाते होंगे। तो ये इनका कैसा गुण हो गया, लचीला। आगे देखिए, और देखो लिखा भी है, जैसे क्या हो जाएगा, सोना और चांदी सबसे अधिक लचीले धातु हैं। कैसे लचीले, लचीले का मतलब क्या है, इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसी प्रकार से हमने देखा होगा कि सोना काफी महंगा भी होता है, तो सोने की बहुत सी बारीक बारीक चीजें बन के आती हैं। आगे देखो तन्यता। तन्यता में क्या होता है, धातुओं को तार में बदला जा सकता है। जैसे हमने देखा है तार वगैरह, मतलब तार से बदलने से मतलब ये है कि ना बिल्कुल बारीक से पतले पतले तारों में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यही गुण क्या कहलाता है, तन्यता। जैसे 1 ग्राम सोने से हम क्या कर सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो जो तार में पतले पतले तारों में परिवर्तित होने के गुण को ही हम क्या कहते हैं, तन्यता। तन्यता। नेक्स्ट है ऊष्मा एवं विद्युत का चालन। ऊष्मा एवं विद्युत का चालन। तो देखो कोई भी धातु हो, धातुओं में बिजली यानी करंट फ्लो आसानी से हो सकता है। तो वही है, तांबा और एल्यूमिनियम जैसे धातु बिजली तथा ताप के अच्छे चालक होते हैं। हमने देखा भी है, जो घरों में तार यूज करते हैं, वो अधिकतर तार किसका होता है, ये तो एल्यूमिनियम का होगा या कॉपर का होगा। तो ये दोनों कैसी हैं, हमारी धातुएं हैं। आगे बात की जाए ध्वनि उत्पन्न, तो हमें पता होता है कोई भी धातु हो, उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी जब आपस में से चोट पहुंचाते हैं धातु पर, जब कोई किसी चीज से दबाव डालते हैं, ठोंकते हैं, तो उसमें आवाज कैसी आती है, टन टन की आवाज आती है, यानी ध्वनि करती है। नेक्स्ट है उच्च गलनांक। उच्च गलनांक से मतलब क्या, अधिकतर धातुओं को गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी जब इन्हें गलाते हैं तो बहुत अधिक गलनांक पर ये गलती हैं। जैसे टंगस्टन का सबसे अधिक गलनांक है। आगे है अपवाद में कुछ बात की जाए, तो जैसे हमारा पारा क्या हो जाएगा, ये केवल द्रव धातु है। सोडियम क्या हो जाएगा, नरम धातु है। और लोहा कैसा है, हवा में जंग लगती है। यानी धातुओं के हमने जो गुण पढ़े थे, उनमें ये अपवाद दिए गए। जैसे सोडियम क्या है, बहुत नरम धातु होती है, जबकि पारा केवल कैसा होता है, द्रव धातु होता है। और हवा, लोहा क्या होता है, हवा में जंग लगती है। तो ये कुछ अपवाद है हमारे। तो आप लोग माइक ऑन करके प्लीज बताओ, धातुओं के भौतिक गुण आप लोगों को क्लियर हुए। यस सर। जैसे मैंने इधर अभी बताया था ये चीज पॉइंट, चमकदार, ऊष्मा व विद्युत के चालन, लचीले, तन्य, और उच्च घनत्व, उच्च गलनांक वाले। तो ये चीजें जो पॉइंट बताए थे, ये सब क्लियर हो गए ना आप लोगों के। यस सर। ठीक। आगे हम देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण तो क्या है, बिना चमक, यानी अधातुओं में क्या होती, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये कैसे होते हैं, बिना चमक के होते हैं, यानी अधातुओं में चमक नहीं होती है। बात भंगुरता की जाए, तो भंगुरता में क्या हो जाएगा, अधातु हथौड़े से टूट जाती हैं। यानी अधातुओं पर हम जब भी मतलब इसे ठोंकते हैं, तो क्या होता है, टूट जाते हैं। जैसे अधातुओं में हमारा क्या हो जाएगा, कोयला। कोयलों का अगर हम मतलब हथौड़े से ठोकेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अधातु कोई भी हो, सभी टूट ही जाती हैं। आगे विद्युत के खराब चालक होते हैं। हमें अच्छे से पता है कि धातुओं में करंट नहीं होता। जैसे हमने देखा होगा, केवल ग्रेफाइट अपवाद है। इसका अपवाद ही लिखा है, क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, करंट प्रवाह होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, हमारी एक अधातु होती है। तो याद रखना ये क्या है, अपवाद।
क्योंकि ग्रेफाइट में करंट प्रवाह हो जाता है। ग्रेफाइट तुमने देखा होगा, जैसे वो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से बन के आती है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें करंट आसानी से प्रवाह हो जाता है। सॉरी, ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद हो जाता है जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है। अदरवाइज किसी भी धातुओं में करंट प्रवाहित नहीं होता है। बात की जाए घनत्व की, तो घनत्व इनका कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि ये हल्के होते हैं। और कम गलनांक, ब्रोमीन द्रव अवस्था में इनका गलनांक बहुत कम होता है, जैसे ब्रोमीन कैसे में हो, द्रव अवस्था में। बात की जाए धातुओं के रासायनिक गुण की, तो रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा, हवा के साथ प्रतिक्रिया, यानी धातुओं की हवा मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। तो देखो धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम तुरंत जल जाते हैं, यानी सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये अगर वायु के साथ अपक्रिया करते हैं तो ये क्या होते हैं, तुरंत जल जाते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, सफेद रोशनी के साथ जलता है। जैसे रिएक्शन में देखोगे, मैग्नीशियम हमारी क्या होगी, धातु हो गई, और ऑक्सीजन क्या हो गया, वायु यानी हवा हो गई। तो जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो याद रखना, धातुएं जब भी वायु के साथ अपक्रिया करती हैं, यानी वायु बोली जाए या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती हैं, तो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड जैसे Mg के साथ कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, या जैसे पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के साथ क्या कराओगे तो पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। तो याद रखना, धातुएं वायु के साथ या हवा के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। आगे देखो दिया गया है, एल्यूमिनियम सतह पर Al2O3 की परत बनती है। तांबा कॉपर में को हरा परत बनता है जो CO3 बनता है। और लोहा नमी में जंग लगता है, जब लोहा वायु के साथ अपक्रिया करता है तो इसमें क्या होता है, जंग लगने लगती है। तांबा देखा होगा तुमने, अगर देखी हो तांबे की कुछ चीजें हो, तो उन तांबे की चीजों में देखोगे, जैसे लोहे पर जंग लगता है तो लोहा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। वैसे ही अगर तांबा कुछ टाइम तक खुला रखा रहे, यानी हवा में रखा रहे, तो उसके उसके ऊपर कैसी परत होने लगती है, हरी परत। तांबा हो गया तुम्हारा, या पीतल वगैरह भी हो गए। पीतल में भी देखोगे तो तुम, तो कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें हरी परत जमने लगती हो। आगे देखो जल के साथ अपक्रिया। जल के साथ अपक्रिया में क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम तेजवा विस्फोट क्रिया, यानी सोडियम पोटेशियम ये अगर जो अपक्रिया करते हैं जल के साथ, तो क्या होता है, इनमें विस्फोट होता है। जैसे Na की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, जल के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, 2NaOH, मतलब NaOH क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 यानी गैस निकलेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे हमने कैल्शियम के साथ अपक्रिया कराई, जब हमने कैल्शियम के साथ अपक्रिया कराई तो क्या हुआ, धीमी अपक्रिया, यानी Ca की अपक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, COH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस निकलती है। बात अगर लोहे के साथ की जाए, लोहे के साथ जल की अपक्रिया कराओगे तो क्या होगा, गर्म पानी में बहुत धीमी प्रतिक्रिया करता है, यानी लोहा क्या होता है, गर्म पानी में बहुत धीमी प्रतिक्रिया करता है। कॉपर के साथ देखोगे, कॉपर के जल के साथ अपक्रिया या सिल्वर के साथ, तो इसमें प्रतिक्रिया ही नहीं करते, यानी कॉपर जल के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करता है। तो ये अपक्रियाएं किसके साथ हैं, जल के साथ अपक्रियाएं। ये शॉर्ट में लिखे हैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने डिटेल्स नहीं लिखे हैं, आपने नोट्स में अपने डिटेल्स भी पढ़ोगे, तो हम ये रिवीजन बेसिस पर पढ़ रहे हैं इस वजह से। यानी सोडियम के साथ अगर जल की अपक्रिया कराओगे तो हमारा क्या बनेगा, NaOH और H2 गैस निकलेगी। कैल्शियम के साथ कराओगे, ये धीमी अपक्रिया है, तो क्या बनेगा, COH का होल ट्वाइस और H2 गैस निकलेगी। लोहे के साथ ये क्या होता है, बहुत धीमी प्रक्रिया में करता है, और कॉपर सिल्वर के साथ अपक्रिया ही नहीं करता है। तो ये इनकी क्या होगी, जल के साथ अपक्रिया धातुओं की। आगे देखो अम्ल के साथ अपक्रिया। अम्ल के साथ अपक्रिया हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है, लवण तथा जल बनाती है, सॉरी लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं।
तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, कोई धातु लेंगे और हम कोई अम्ल लेंगे, जब धातु अम्लों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा लवण तथा हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जाम्पल में है Zn और HCl के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या हो गया, ZnCl2 प्लस H2। आप लोग इसका कोई एक उदाहरण दे सकते हो, क्योंकि मैंने अम्ल और क्षार की अपक्रियाओं में काफी आप लोगों को पढ़ाए थे। तो अम्ल की धातुओं के साथ अपक्रिया कोई दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे इधर ये दिया गया है Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2। माइक ऑन करके प्लीज बताओ आप लोग, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई दूसरा मतलब कोई धातु चेंज करके ले लो और अम्ल के साथ अपक्रिया करा के दो। हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है। हाँ, आप लोग कोई एग्जाम्पल दो अम्ल के साथ धातुओं की अपक्रिया का। धातुएं तुमने अच्छे से पढ़ी है, धातुएं क्या होती है, जैसे वो ऊपर एग्जाम्पल धातुओं के दिए थे, और तुमने अम्ल भी पढ़ रखे अच्छे से। तो कोई अम्ल और धातु की कोई भी अपक्रिया कराओ और फिर लवण तथा जल बनेगा, तो वो निकाल के बताओ। एक अपनी नोटबुक पे नोट कर लो सर। हेलो आवाज आ रही है बेटा, बताओ। सर, एग्जाम Mg प्लस बन सेकंड मैं लिख लूँ, Mg प्लस H2SO4 H2SO4 और MgSO4 प्लस H2 Mg प्लस SO4 H2 प्लस H2। नहीं, SO4 Mg के प्लस में नहीं है ये। एक साथ हैं, हाँ MgSO4 हाँ, प्लस H2 MgSO4 प्लस H2। प्लस H2। सही है। देखो हमें क्या लेना था, एक धातु लेनी थी, एक धातु लेनी थी Mg, मैग्नीशियम हमारी क्या होगी, धातु हो गई, और हमें कोई एक अम्ल लेना था, H2SO4 ये हमारा अम्ल हो गया। उसके बाद देखो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, लवण। तो ये हमारा लवण बन गया, और साथ में क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। देखो अब तुमने अगर एग्जाम्पल खुद से अगर खुद से लिख लिया तो समझो तुम्हें ये अपक्रिया भी आ गई। अब तुम्हें कहीं भी अपक्रिया करने को धातुओं के साथ अम्ल की अपक्रिया, तो तुम कोई भी एक एग्जाम्पल आसानी से लिख दोगे और तुम्हें याद भी रहेगा लवण तथा गैस बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे पूछा गया धातु लवणों के विलयन के साथ प्रतिक्रिया, यानी धातुएं विलयन के साथ क्या जो धातु लवण है वो विलयन के साथ क्या प्रतिक्रिया करते हैं। तो देखो यदि अधिक अक्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु के लवणों में डालें तो वह उसे विस्थापित कर देती हैं। जैसे हमने ऑलरेडी विस्थापन अपक्रिया पढ़ रखी है, यहाँ सेम वही चीज बताएगी जो विस्थापन अपक्रिया में होती है। इसमें क्या होता है, कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे एग्जाम्पल में ZnCuSO4, तो Zn ने किसे विस्थापित कर दिया, Cu को, तो ZnSO4 बन गया और Cu क्या हो गया, अलग निकल गया। यही सेम चीज वही लिखी है, Zn को Cu से अधिक अक्रियाशील है। आगे देखो, आगे देखो फिफ्थ नंबर पर दिया गया हमें अधातुओं के रासायनिक गुण। जो अभी तक हमने पढ़े थे वो किसके रासायनिक गुण थे, धातुओं के। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो रासायनिक गुण किसके हैं, अधातुओं के। देखो अधातुओं में फर्स्ट दिया गया है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, यानी अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सी हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन क्या एक अधातु है, जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2। CO2 कैसा होता है, अम्लीय। एस हमारी सल्फर अधातु है, जब इसे ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, SO2, और SO2 क्या होते हैं, हमारे अम्लीय होते हैं। तो याद रखना, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, ऑक्साइड।
सेकंड में दिया गया अम्ल के साथ अपक्रिया, अधातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। तो क्या हो जाएगा, अधातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया क्या करती हैं, तो इसमें अधातुएं आमतौर पर अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। यानी जो अधातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। हमने देखा होगा कुछ चीजें हार्ड होती हैं, जैसे कहते हैं जैसे नॉर्मल में देखो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल इतने हार्ड होते हैं कि चीजों को गला देते हैं, जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया। लेकिन हमने देखा जैसे प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक को तुम किसी भी अम्ल में ना डालो लेकिन प्लास्टिक गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अधातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। आगे देखो, धातुओं के साथ अपक्रिया, यानी धातुओं की अधातुओं के साथ अपक्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, धातु अधातु के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक। जैसे एग्जांपल में हमारा यही दिया गया था, Na+Cl। क्या बनेगा, NaCl। अच्छा, आप लोग कोई मुझे एक दूसरा एग्जांपल दो जिसमें धातु और अधातु की अपक्रिया हो। धातु और अधातु के दोनों के एग्जांपल मैं आप लोगों को पहले अभी बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, अच्छा एक मिनट रुकना है पे। ये हमारे अधातुओं के उदाहरण है। आप चाहो तो इन्हें नोट भी कर सकते हो। हाँ सर बोलो। ये धातुएं थे और ये धातुओं के एग्जाम्पल हैं। एक मिनट रुकना सर। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बोला था कि आप लोग कॉपी पेन लेके आया करो, सभी लोग नोट करो एग्जाम्पल को, और फिर धातु अधातु के साथ कोई एक धातु ले लो, एक अधातु लो, और उसके साथ रिएक्शन करा के निकालो, देखो क्या निकल रहा है। हो गया सर। ठीक। अच्छा, अभी क्लास में आप सभी लोग अपने माइक ऑन करके बताओ, क्लास में है कौन कौन, नाम बताओ अपने, आप लोग अपने अपने, पता तो चले क्लास में कौन कौन आया है। माइक ऑन करके आप लोग अपने नाम बताओ प्लीज, पता चले क्लास में कौन कौन ज्वाइन कर रखा है क्लास को। ये अंजलि और ये अनु, तुम क्लास में हो बेटा। अरे तुम्हें ऑप्शन दिया गया माइक का, इसका उपयोग तो करो, कुछ लाभ उठाओ इसका। चलो, तुम इसका एग्जांपल बताओ क्या हो जाएगा। बता रहे सर। बाकी लोग तो फिर माइक ऑन ऑफ करके बैठे हैं। सर क्या करना है? धातु की अधातु के साथ अब क्या करनी है। सर धातु की धातु के साथ। हम्म।
रिएक्शन हुई आप लोगों की? तो काफी इजी रिएक्शन थे, तुम्हें कोई सी एक धातु ले लेनी थी और एक अधातु लेनी थी, दोनों को मिलाकर के जो बनाना था वो आयनिक यौगिक बनता, आसानी से निकाल सकते थे आप लोग। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। देखो अधातु ले लेते हैं, अधातु की जगह अपन क्या ले लेते हैं, पोटेशियम। सर बोलो। मेरा ये बना CA+Cl वन सेकंड, सी ए, टू सी ए प्लस Cl2, क्या निकला? CaCl2, एरो आ क्या निकला एरो के बाद? एरो के बाद CaCl कंफ्यूज। हाँ चलो तुमने जो भी किया हो, हमें धातु और अधातु को मिलानी थी, फाइनल में जो निकलेगा आयनिक यौगिक ही निकलेगा। मैं भी एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अधातु में हमें क्या लेना था, दो चीजें लेनी थी। तो जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम, क्या हो जाएगा के, प्लस अधातु में Br यानी ब्रोमीन हो जाएगा। और जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सॉरी Br2 होगा, तो क्या होगा, Br2 हालांकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इस प्रकार से क्या निकलेगा, जैसे पोटेशियम हमारी ये धातु हो गई और ब्रोमीन क्या होगी, अधातु होगी। जब हमने धातु और अधातु की रिएक्शन कराई तो हमारा ये यौगिक बना। सिंपल था, कुछ इतना ज्यादा था नहीं। नेक्स्ट देखो, हमसे पूछा अपक्रियाशीलता की श्रेणी। अब क्रियाशीलता क्या है, यहाँ धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में रखा गया है, सबसे कम अधिक से कम की तरफ। तो सबसे देखोगे तो इन धातुओं को अपक्रियाशीलता के क्रम के हिसाब से रखा, पहले पोटेशियम फिर सोडियम, इस हिसाब से इन्हें रखा गया। तो ये इनकी क्या अपक्रियाशीलता है, यानी अब कौन सी धातुएं अधिक अपक्रियाशील होती हैं और कौन कम होती हैं, तो उन्हें इस हिसाब से क्रम में रखा गया है। आगे बात की जाए अधातुओं के उपयोग की, तो उपयोग में हो जाएगा कौन सी धातु किसको विस्थापित करेगी, यह धातु निष्कर्षण की विधि पर तय करती है। यानी जैसे धातुएं विस्थापित करती हैं एक दूसरे को, तो ये कौन सी धातु किसको विस्थापित करेगी, ये धातु निष्कर्षण की विधि पर तय करता है। आगे देखो, आयनिक यौगिक की बात की जाए तो आयनिक यौगिक में क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक के मुख्य गुण देखोगे, आयनिक यौगिक के मुख्य गुण की बात किया तो ठोसवा कैसे होते हैं, स्फटिकीय होते हैं, तथा उच्च गलनांक तथा क्वथनांक होता है, पिघली अवस्था में विद्युत संचरण होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। ऐसे आयनिक यौगिक जो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, उच्च गलनांक होता, क्वथनांक होता, पिघली अवस्था में इनमें क्या होता है, विद्युत आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं और जल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे हमारा आयनिक यौगिक में NaCl देखोगे, NaCl अगर घुलित अवस्था में हो तो इसमें विद्युत भी प्रवाहित कर सकते हैं, और ये कैसा होता है, अगर ठोस अवस्था में तो ये काफी मजबूत भी होता है। जैसे NaCl हमारा क्या होता है, नमक होता है। नमक अगर पिघली हुई अवस्था में है तो इसमें हम विद्युत आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, यानी करंट आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। और अगर यही ठोस अवस्था में देखोगे तो ये काफी ठोस भी होता है। और जल में कैसा होता है, पानी जल में हम नमक को आसानी से घोल सकते हैं। ऐसे ही हमारा KCl हो जाएगा और CaCl2 भी हो जाएगा। आगे देखते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक यौगिकों के गुण देखोगे तो क्या होता है, कम गलनांक होता है, विद्युत के खराब चालक होते हैं, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है,
और इन अवस्था में कैसे मिलेंगे, ठोस द्रव गैस, यानी तीनों अवस्था में मिलेंगे। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये ठोस अवस्था में भी मिलता हमें, द्रव अवस्था में भी मिलेगा और ठोस रूप में भी मिलेगा, या ये तीनों रूप फॉर्म में मिल सकते हैं, जैसे हो गया, NH2 हो गया। आगे देखते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। इससे पहले आ रही थी आवाज? नहीं नहीं। हो सकता है आप लोगों को आवाज नहीं हो रही, मैं काफी टाइम से बोल रहा था, इसी वजह से आप लोगों को कोई रिप्लाई भी नहीं आया। अच्छा। मैं काफी टाइम से, मुझे लगा 1 मिनट हुई जा रही है, मैं परमानेंट बोल रहा हूँ आप लोगों से। पता नहीं है, मैं आपकी आवाज तभी है। अब दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं आप लोगों को? हाँ सर। ठीक। तो देखो, मैं धातुओं के निष्कर्षण की बात कर रहा था। धातुओं के निष्कर्षण में क्या होता है, धातुएं जो हमें मिलती हैं वो शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती हैं, मिक्स में होती हैं। तो धातुओं का निष्कर्षण में क्या जाता है, धातुओं को फिल्टर किया जाता है। तो वही है धातुओं का निष्कर्षण, जिसमें फर्स्ट क्या है, अयस्क। अयस्क की बात की जाए तो अयस्क में क्या है, प्रकृति में धातुओं का योग। जो प्रकृति में धातुएं मिलती हैं वो किस रूप में मिलती हैं, यौगिकों के रूप में, यानी अयस्क के रूप में मिलती हैं। अयस्क का सांद्रीकरण की बात की जाए तो अशुद्धियों को हटाना सांद्रीकरण क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रीकरण, यानी धातुओं को जो शुद्ध करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रीकरण। तो शुद्ध किस हिसाब से किया जाता है, एक हबक विधि होती है, चुंबकीय विभेदन विधि द्वारा, या फ्लोटेशन विधि द्वारा। तो इन विधियों द्वारा हम क्या करते हैं, धातुओं का शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं का निक्षेपण। निक्षेपण से मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में दिया गया अत्यधिक अपक्रियाशीलता। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अत्यधिक अपक्रियाशील होती हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये धातुएं ऐसी हैं जो अधिक क्रियाशील होती हैं। जब भी हम कुछ अक्रियाशील, जैसे हम रिएक्शन वगैरह करते हैं, तो रिएक्शन वगैरह में हमने देखा होगा, अधिकतर रिएक्शन जो आती है पोटेशियम यानी के साथ, Na के साथ, Ca के साथ, Mg के साथ, Al के साथ, इनके साथ अपक्रिया अत्यधिक करने को मिलती है, क्योंकि ये धातुएं कैसी होती हैं, बहुत ही अधिक क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन द्वारा क्या होता है, विद्युत अपघटन करने पर इन्हें निकाला जाता है, यानी जो धातुओं का निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघटन द्वारा भी किया जाता है। आगे हम मध्यम अपक्रियाशील अपक्रिया। कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो कैसी होती है, मध्यम अपक्रियाशील होती हैं, जिनमें कुछ धातुएं जैसे मध्यम अपक्रियाशील होती हैं, जैसे तुम्हारी हो जाएगा क्या, Zn हो जाएगा, Fe हो जाएगा, Pb हो गया। ये कैसी धातुएं, मध्यम अपक्रियाशील, यानी अपक्रियाशील तो होती हैं पर इन मीडियम साइज, मीडियम में होती हैं, अधिक अपक्रियाशील नहीं होती हैं। उसके बाद अगर धातुओं के निष्कर्षण की बात की जाए तो जिसमें आपका भंजन भी आता है, अपचयन भी आता है, इनसे प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण में जैसे देखोगे Fe2O3, यानी Cu के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, FeCO2। नेक्स्ट देखोगे कम अपक्रियाशील धातुएं, ऐसी धातुएं जो बहुत ही कम अपक्रियाशील होती हैं, उनमें तुम्हारी Cu हो जाएगा, Ag हो जाएंगे और Au हो जाएगा। और ये किस अवस्था में मिलती हैं? प्राकृत अवस्था में मिल जाते हैं, कम अपक्रियाशील धातुएं। आगे हमारा है जंग लगना। तो जंग लगना यानी संक्षारण, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, और थर्ड चैप्टर में भी कुछ चीजें दी हैं। पर जंग लगना, पेपर जंग लगती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, जब लोहा नमी या किस्मा वायु के संपर्क में आता है तब उसमें जंग लगती है। सेम चीजें वही दिखी पानी या ऑक्सीजन के, तो पानी और ऑक्सीजन में इनके साथ संपर्क में आता है तो लोहे पर जंग लगने लगती है। लोहे के जंग को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग बताओ, बता सकते हो लोहे पर जंग लगने के रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? बताइए आप लोग, जंग लगने से, धातुओं पर जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं इनके? प्रतिक्रमण करे
पानी पानी का क्या होगा बेटा? तो उस पे पेंट कर दी जाए। हाँ, फर्स्ट हो जाएगा पेंट। और क्या हो सकता है? और भी तो कुछ हो सकते हैं। और एक मिनट से बताया। चलो मैं बता रहा हूँ। मैंने जब पढ़ा रहा था तो बताया था दूसरा तेल यानी ऑयल लगाया जा सकता है। ठीक। और अगर एक देखोगे तो थर्ड पॉइंट गैल्वेनीकरण भी होता है। गैल्वेनीकरण ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे लोहे पर जंग लगने से रोका जा सकता है। आगे देखोगे समीकरण दिया गया है यानी लोहे पर जो जंग लगती है वो कैसे लगती है, तो इक्वेशन में मैं बताया गया है। जैसे देखोगे Fe हो जाएगा यानी ये धातु हो गई हमारी, और इसे लोहा हो गया। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सॉरी जल के साथ अपक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड बनता है और H2 यानी जल अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पर जंग लगती है। रोकथाम के लिए सेम चीजें इधर लिख रखा है। क्या हो जाएगा रोकथाम में? पेंटिंग कर सकते हैं हम। दूसरा तेलीकरण मतलब तेल लगा सकते हैं, तेल वगैरह ऑयल कर सकते हैं। क्रोम फेल्टिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? गैल्वेनाइजेशन जैसा। जब गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो इससे जेडन की परत का गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं जिससे क्या होता है लोहे के ऊपर जंग नहीं लगती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर में भी इसे हम पढ़ते हैं और थर्ड धातुओं धातुओं के साथ भी ये हमें दिया जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, 2 नंबर में आएंगे तो रोकथाम ही पूछे जा सकते हैं। आगे देखो खनिज और अयस्क। खनिज तथा अयस्क में डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है तो इसे भी लर्न करके रखना, खनिज तथा अयस्क में अंतर। बात की जाए खनिज क्या होते हैं, तो प्राकृतिक रूप में मिलने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हमारे खनिज। जो भी प्राकृतिक रूप में हमें मिलते हैं वो सभी क्या होते हैं? खनिज। अयस्क की बात की जाए तो अयस्क क्या होते हैं? वह खनिज जिससे लाभदायक तरीके से धातुएं निकाली जा सकें। यानी अयस्क क्या कराएंगे? खनिज तो हमें प्राप्त होंगी, खनिजों से जो लाभकारी लाभदायक जो धातुएं हम निकालते हैं भाई हमारे क्या कहलाते हैं? अयस्क। आगे बात की जाए प्रमुख अयस्क, जैसे एग्जांपल में देखोगे प्रमुख अयस्क हमारे हो जाएंगे बॉक्साइट, टिक, हेमेटाइट, सिनावार, कैलेमाइन। ये हमारे क्या है? प्रमुख अयस्क हैं। जैसे बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है, हेमेटाइट से Fe प्राप्त होता है और सिनेवार से Hg वगैरह। तो खनिजों से अयस्क हमें प्राप्त होते हैं। और अयस्क कैसे होने चाहिए? जो लाभदायक होते हैं, तो वही होते हैं हमारी धातु निकाली जा सके। तो खनिज हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और अयस्क कैसे होते हैं? खनिजों से ही हम अयस्क प्राप्त करते हैं। धातु एवं अधातुओं के उपयोग की बात की जाए, धातु और अधातुओं का उपयोग, तो सबसे पहले दिए गए धातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो धातुओं का उपयोग बिजली के तार में करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। आभूषण बनाने में सोना चांदी Au और Ag हो गया। भवन निर्माण में Fe का निर्माण करते हैं। और रसोई में Al और Co यानी स्टील वगैरह के बर्तन के उपयोग में करते हैं। ये भी हो सकता है 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं धातुओं के उपयोग। तो याद रखना फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिजली के तार के रूप में, आभूषण में, भवन निर्माण में और रसोई में। बात की जाए अधातुओं के उपयोग की, तो ऑक्सीजन श्वसन के रूप में हम करते हैं, ऑक्सीजन हमारी एक धातु है। नाइट्रोजन को हम उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। क्लोरीन जल शोधन में की जाती है। और कार्बन ईंधन के रूप में। तो ये हमारे धातुओं के उपयोग हो गए। अब देखो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देखते हो। ओवरऑल इस चैप्टर, यहाँ से हमारा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के 3 भौतिक गुण लिखिए, यानी हमसे इससे भौतिक गुण पूछे जा रहे हैं। अच्छा आप लोगों को कोई 3 तो नहीं पर कोई एक भौतिक गुण बता सकते हो धातुओं का? कोई एक, क्योंकि क्लास के साथ साथ इतनी जल्दी लर्न होना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ तो याद रहा होगा। धातुओं का कोई एक भौतिक गुण बता सकते हो आप लोग? धात्विक चमक। हाँ कोई एक बताओ। अब इन्होंने बताया धात्विक चमक, कोई दूसरा बताओ अब तुम। एक तो इन्होंने बता दिया धात्विक चमक, यानी चमक होती है धातुओं में।
सही है। फर्स्ट हो गया चमक। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है। तो इनका ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? पतली वै- तार में कन्वर्ट कर सकती है। वैद्युत एवं ऊष्मीय सुचालक। हाँ, इनमें थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? ऊष्मा के चालक होते हैं। ऊष्मा के, ऊष्मा या विद्युत के चालक। और मतलब तन्यता हाँ, तन्यता बेटा मैंने इन्होंने पहले बता दिया था, फ्रांसी ने। कठोरता। ऊष्मा या विद्युत का चालन। कठोरता। कठोरता नहीं, नहीं कठोरता कैसे हो जाएगा? धातुएं कठोर होती नहीं। अगर धातुएं कठोर होती तो इन्हें हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। धातुएं कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। गल, गलनांक। हाँ, गलनांक, गलनांक भी इनका उच्च होता है। घनत्व। घनत्व हो जाएगा। और भंगुरता। भंगुरता। भंगुरता किसका हो जाएगा? अधातु का है भंगुरता। भंगुरता का मतलब क्या होता है? जब उसे पीटते हैं तो क्या होती है, ये अगर इसे पीटोगे तो इससे हम क्या बनाएंगे? धातुओं से हम चादर बना सकते हैं। धातुओं को पीट करके हम चादर बना सकते हैं, लेकिन अधातु को नहीं। अधातु को अगर हमने पीटा तो कैसे होता है? टुकड़ों में टूट जाती है। तो वो जो गुण, भौतिक गुण हो जाएंगे वो अधातु के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अगर ऊपर पढ़ोगे धातुओं के तो गुण में वहीं से मिल जाएगा। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा? आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में पूछा गया है। सांद्रीकरण क्यों किया जाता है? ये भी ऊपर रिवीजन करोगे वहां से प्राप्त हो जाएगा। धातुओं का विद्युत चालन होना क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी कॉमन चीज है, हमने अच्छे से पढ़ रखी है कि धातुओं में विद्युत का चालन कैसे होता है, क्यों होता है। रोस्टिंग यानी कैल्सिनीकरण में क्या अंतर है? हालांकि ये तो जरूरी भी नहीं और पूछा भी नहीं जाता है, इससे छोड़ दो, कुछ भी नहीं। जंग क्या है? रोकथाम। ये इंपॉर्टेंट है तो ये काफी याद रखना। जंग क्या है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रोकथाम जरूरी है। तो ओवरऑल चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्या से टॉपिक कहाँ से हो सकते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ है। और मेरे हिसाब से जो भी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ से कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे धातु अधातुओं में अंतर पूछा जाता है, खनिज तथा अयस्क में अंतर पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को अलग अलग पढ़ाया है लेकिन डिफरेंस नहीं पढ़ाया, मतलब अलग अलग करके पढ़ा दिया, तो डिफरेंस भी इनका याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारी चैप्टर यानी चैप्टर पूरा फिनिश होता है। रिवीजन कल जो हम क्लास करेंगे वो कल का मतलब कल संडे है तो परसों मंडे को ही करेंगे। तो वो करेंगे एमसीयू की, और एमसीयू को भी हम इसी हिसाब से कराएंगे जिससे हमारा क्या हो, अच्छे से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, कोई डाउट है आप लोगों का? नो सर। नहीं है ना? चलो मैं तुम नो लोगों को सर। होमवर्क देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को करके लाना। जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तब मैं आप लोगों से पूछूंगा जरूर। 1 सेकंड। इनकी राजधानी कोड किधर गई? अभी होमवर्क। कौन बोल रहा था ये? तो पता है आप लोगों की आप लोग जीमेल आईडी से लॉगिन करके खोलते हो तो आपके करेक्ट नाम लिख के नहीं आते हैं, पता नहीं चलता है, फिर वॉइस से पता एकदम कंफर्म नहीं हो पाता कौन बोलता कौन नहीं। नोट कर लो, रिएक्शन यानी अपक्रिया लिख के लानी है। और याद रखना है जो मैंने इसमें पीडीएफ में कराया वो वाला नहीं होना चाहिए, अलग से एग्जाम्पल करके लाओगे। धातुओं की जल से अपक्रिया, धातुओं की जल से अपक्रिया, ओनली समीकरण लिख के लाना बस। दूसरा, धातुओं की ऑक्सीजन O2 से अपक्रिया। आप लोग एक एक रिएक्शन खुद से करोगे और लिख के भी रखोगे, जब परसों क्लास करेंगे मंडे को मैं आप लोगों से पूछूंगा। नोट कर लिया आप लोगों ने?
यस यस सर। अब ऐसा मत करना कि पता चले कर नहीं पाया तो इसके चक्कर में मंडे को क्लास ही ज्वाइन ना करो। ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं सर। पता चले रिएक्शन कर नहीं पाए तो मंडे को तुम क्लास ही ज्वाइन ना करो, क्लास ही छोड़ दो। सर देखो एक बार स्कूल होता तो चलता भी। अरे वाह, चलो फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है फिर।